India Legal presents Courts Roundup. वहीं टूलकिट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 1 मार्च की निजी मुचलके पर जमानत मिली है। दिशा की पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। दिशा रवि की 1 दिन की कस्टडी खत्म होने पर पुलिस, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश उन्हें किया और न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दिशा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। धर्मेंद्र राणा ने दिशा को सशर्त जमानत दे दी। न्यायाधीश ने दिशा को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने फैसले पर दिशा के वकील ने ये कहा कि परिवार ये वहन करने में सक्षम नहीं है। इससे पहले सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को 1 और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, जो मिल गई थी। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ऑफिस में निकिता जैकब, शांतनु और दिशा रवि को सामने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही थी। सोमवार को भी दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब को शांतनु से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। सोमवार को पुलिस ने दिशा रवि की रिमांड को बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि हम तीनों को एक साथ बैठकर पूछताछ करनी चाहिए और इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा रवि की रिमांड 1 दिन और बढ़ा दी थी। अनन्य भटकन आ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनन्य, दिशा रवि को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा, हमें तफसील से बताएं। जी हाँ, अभी अभी नेहा कोर्ट का ऑर्डर पूरा सामने आया है, जिसमें कोर्ट का कहना है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कंसिडरिंग द sketchy and sketchy evidence available on record, I do not find any palpable reasons to breach the general law of bail against a 22-year-old who is absolutely blemish-free criminal antecedents. मतलब कि बेल का लॉ किसी एक ऐसी लड़की के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहता, यानी मैं किसी को ऐसे बेल रिजेक्ट नहीं करना चाहता जिसके कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहे हो और जिसकी क्रिमिनल इमेज कंप्लीटली क्लीन हो। ऐसा कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस है वो स्केची है, यानी इतना ज्यादा साफ सुथरा नहीं है और अभी भी आई थिंक पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका अनन्य, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और पुलिस लगातार कर भी रही है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। मामला दान के पैसों का था, जिसकी देखरेख के लिए कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा था कि पुजारी होने का अधिकार नीलाम हो रहा है और ऐसे में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिर एक गुट के कब्जे में आ गया है, जो इसे कारोबार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया आदेश की सराहना की है, जिसमें दिल्ली के कालकाजी मंदिर में प्राप्त दान के संबंध में कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह के 5 फरवरी के आदेश को इस आशय की अपील सुनकर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह द्वारा एक बहुत अच्छा आदेश है, ये कड़ी कार्रवाई है। ऐसे स्थानों पर ऐसा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। दान पेटी में पैसे डालने वाले भक्तों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। पुजारी होने का अधिकार नीलाम हो जाता है। इस पैसे को इकट्ठा करने के अधिकार हैं। आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोर्ट कमिश्नर ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया था, तब दान पेटियों को हटाया गया था। वर्तमान मामले में विवाद कालकाजी मंदिर के लिए चिंता का विषय है, जिसमें विभिन्न गुटों ने पूजा पाठ, प्रसाद में हिस्सेदारी और अधिकारों सहित अन्य चल अचल संपत्तियों में नीलामी का दावा किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये पूजा करने के अधिकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि पैसे की लड़ाई है। जस्टिस शाह ने कहा कि हम हैरान हैं कि पूजा नीलाम हो गई है। हम इस याचिका से चिंतित नहीं हैं, हम धार्मिक भावनाओं से चिंतित हैं। ये एक सही आदेश है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पक्षकार द्वारा किए गए दावों के मद्देनजर मंदिर में प्रचलित स्थिति का पता लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिंह द्वारा कालकाजी मंदिर का दौरा करने के लिए एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की गई थी।
स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के एक खंड में दिखाया गया कि कालका जी मंदिर एक गुट के नियंत्रण में आ चुका है, जो इसे एक वाणिज्यिक उद्यम की तरह चला रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि ये काफी निराशाजनक है कि एक मंदिर में पूजा करने के अधिकार को नीलाम किया जा रहा है और तीसरा पक्ष पूजा समारोह का आयोजन कर रहा है। विभिन्न प्रकार के होर्डिंग्स हैं जिसमें कालका जी मंदिर के पास लगाए गए हैं और व्यवसायों के वाणिज्यिक विज्ञापनों में लगाया गया है। मंदिर में करीब 20,000 भक्त रोजाना आते हैं। स्थानीय आयुक्त के अनुसार मंदिर में कुल 38 से अधिक दान पेटी हैं और ये स्पष्ट नहीं है कि इन दान पेटियों को कौन नियंत्रित करता है। इसके बाद कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश पर सभी दान पेटियों पर कोर्ट रिसीवर द्वारा ताला लगवाया। मंदिर में सीसीटीवी लगवाया और दान पेटी केवल कोर्ट रिसीवर्स के सामने खोलने का निर्देश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अगली खबर का रुख करते हैं। एक रियल एस्टेट कारोबारी के अपहरण से जुड़े मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की अंतरिम जमानत की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उमर ने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि 23 जुलाई 2019 को गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। जांच एजेंसी आपको पकड़ने में नाकाम है और आप हमारे पास अग्रिम जमानत याचिका के लिए आए हैं। आपकी याचिका खारिज कर दी जाती है और ऐसे में उमर ने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उमर पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। कुछ महीने पहले ही उसकी फोटो सीबीआई ने पूरे शहर में लगवा दी थी। वहीं प्रदेश के देवरिया जेल में 2018 में अतीक अहमद बंद था और इस दौरान आपको बता दें कि अतीक के गुर्गों ने रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण कर लिया था। मोहित को उसी की गाड़ी से देवरिया जेल ले जाया जाता था और बताया ये भी जाता है कि इसके बाद अतीक ने मोहित की पिटाई करवाई और उसकी 2 कंपनियों को जबरन अपने गुर्गों के नाम करवा दिया था, जिसके बाद मोहित ने उमर पर धमकी और जबरन कंपनी ट्रांसफर करवाने का आरोप लगाते हुए लखनऊ के कृष्णनगर थाने में केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 12 जून 2019 को अतीक अहमद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उस समय से ही उमर फरार चल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। जेबीटी टीचर भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी पैरोल अवधि 9 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। याचिका में चौटाला ने कहा था कि उनकी उम्र 86 वर्ष है और भ्रष्टाचार के मामले में वे 7 साल से सजा काट चुके हैं और ऐसे में वे 60% दिव्यांग भी हो चुके हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चौटाला की पैरोल 9 मार्च तक बढ़ा दी थी। जेबीटी टीचर भर्ती घोटाला मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने पिछली सुनवाई में याचिका को 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ के समक्ष चौटाला की ओर से पेश वकील अमित सहानी ने कहा कि नोटिफिकेशन एवं हाई कोर्ट से आदेश पारित होने के बावजूद उनके मुआवकील की रिहाई संभव नहीं हो सकी है। इसके बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा, इस संदर्भ में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि इसको लेकर पहले ही पत्र जारी कर दिया जा चुका है। इसके बाद खंडपीठ ने चौटाला की पैरोल 9 मार्च तक बढ़ाते हुए राज्य सरकार से जारी आदेश अवगत कराने के लिए मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च के लिए तय कर दी। हाईकोर्ट में वकील अमित सहानी ने दायर याचिका में कहा कि उनकी रिहाई के संबंध में हाईकोर्ट ने नवंबर 2019 और फरवरी 2020 में दिल्ली सरकार को उचित फैसला लेने का निर्देश दिया था। हालांकि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की गई है। याचिका में चौटाला ने केंद्र सरकार की 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया गया था। अधिसूचना के तहत 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके पुरुष, 70% दिव्यांग व बच्चे अगर आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार रिहाई पर विचार कर सकती है। याचिका में चौटाला ने कहा था कि उनकी उम्र
86 वर्ष है और भ्रष्टाचार के मामले में वे 7 साल की सजा काट चुके हैं। चौटाला ने ये भी दावा किया था कि वह अप्रैल 2013 में 60% दिव्यांग हो चुके थे और जून 2013 में पेसमेकर लगाए जाने के बाद वे 70% से ज्यादा दिव्यांग हो चुके हैं। इस तरह से वे केंद्र सरकार की जल्दी रिहाई की सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली दंगे के मामले में गिरफ्तार 3 व्यक्तियों को जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के शो प्राइम टाइम में दिखाए गए एक वीडियो के कारण रिहाई हासिल हुई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने रवीश कुमार के वीडियो पर भरोसा करते हुए कहा कि तीनों व्यक्तियों जुनैद, चांद और मोहम्मद के साथ इरशाद के खिलाफ कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। इन पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों को उस दंगे के दौरान शाहिद नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप है। याचिकाकर्ता 1 अप्रैल 2020 से हिरासत में थे। पुलिस के मामले के अनुसार आरोपी उस मुस्लिम समूह का हिस्सा थे जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांद बाग इलाके में सप्तऋषि बिल्डिंग की छत पर दूसरी इमारतों की छतों पर खड़े हिंदू समूहों पर फायरिंग और पथराव के जरिए हमला करने के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने आरोप लगाया था कि छत पर मौजूद शाहिद बंदूक की गोली से मारा गया। अभियोजन पक्ष के आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र में एनडीटीवी वीडियो का हवाला दिया गया था और ऐसे में जमानत के लिए बहस करते समय याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट सलीम मलिक ने बताया कि 3 आरोपी व्यक्ति एनडीटीवी वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, जिस पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया। जस्टिस सुरेश कुमार कैद की एकल पीठ ने शाहिद के शरीर में लगी बंदूक की गोली की प्रकृति का विश्लेषण करने के बाद पाया कि ये लंबी दूरी से लगी गोली थी, न कि नजदीकी रेंज का शॉट था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से सभी कैदियों और जेल कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन देने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। केस का नाम शारदा जैन बनाम जीएनसीटी रखा गया है। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने 63 वर्षीय दोषी शारदा जैन को जो याचिकाकर्ता है उनके द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया है। वकील अमित सहानी के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि तिहाड़ जेल देश के सबसे भीड़भाड़ वाले जेल परिसरों में से एक है, इसीलिए सामाजिक दूरी को बनाए रखना और कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना मानवीय रूप से असंभव है। याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि यहां तक कि कैदियों को स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है और जेलों में किसी भी बीमारी को अनुबंधित करने का अधिकार है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान अदालत को दिल्ली के मंडोली जेल में कोविड-19 मामलों में वृद्धि पर समाचार पत्र भी दिखाया गया था। इस मुद्दे पर किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 में बाहर रहने का साधन नहीं है। अदालत ने फिर भी अधिकारियों को कैदियों के टीकाकरण के मुद्दे के संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ स्थायी वकील राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि जेलों में कोविड-19 का प्रकोप नहीं है और सब कुछ नियंत्रण में है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बीसीडी को एनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्देश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक नीतिगत फैसला है। हालांकि बेंच ने एनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन बनाए जाने की कुछ विधि छात्रों की याचिका पर यथाशीघ्र निर्णय लेने के लिए बार काउंसिल को कहा है। काउंसिल ने कोर्ट को अवगत कराया कि जुलाई 2020 तक 5000 वकीलों ने आंशिक ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए एनरोलमेंट कराए हैं और ऐसे में याचिकाकर्ता स्नातकों को भी अस्थायी तौर पर एनरोल किया जा चुका है। इसके बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह की एकल पीठ ने कहा कि काउंसिल ने ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए पहले से ही पर्याप्त कदम उठाए हैं। आंशिक ऑनलाइन सिस्टम के तहत भले ही एनरोलमेंट फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध था और फीस भुगतान की प्रक्रिया भी ऑनलाइन थी, लेकिन उम्मीदवारों को एनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना जरूरी था। विभिन्न याचिकाकर्ताओं में से एक याचिका बिहार के लॉ ग्रेजुएट द्वारा कोविड महामारी के दौरान दायर की गई थी, जिसमें कोविड के कारण दिल्ली आने में असमर्थता का हवाला देते हुए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020 के संचालन के पहले काउंसिल
में ऑनलाइन एनरोलमेंट की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तत्काल राहत की मांग की थी क्योंकि संबंधित परीक्षा में शामिल होने के लिए बार काउंसिल से एनरोलमेंट पूर्व शर्त थी और इस संदर्भ में काउंसिल के वकील ने कोर्ट को सूचित किया था कि उम्मीदवारों को अस्थायी एनरोलमेंट मंजूर किया जा चुका है और वे इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। उपभोक्ता अदालत ने कहा कि विज्ञापन वाला कैरी बैग बेचना गलत है। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के मौजूदा आदेशों के अनुसार रिटेलर अपनी कंपनी के विज्ञापन या निशान का उपयोग किए बिना प्लास्टिक कैरी बैग के लिए शुल्क ले सकता है। मतलब वे सादा कैरी बैग बेचेंगे। कैरी बैग के साथ अगर किसी भी कंपनी का विज्ञापन है तो उसे बेचा नहीं जा सकता। इसकी मुफ्त में आपूर्ति की जानी चाहिए। इस बाबत आदेश उपभोक्ता अदालत ने भी दिया है। आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अगर कंपनी या दुकानदार सादा कैरी बैग को लेकर ग्राहक से अतिरिक्त चार्ज लेता है तो नए कानून में दंडनीय है। एक कंज्यूमर कोर्ट ने हैदराबाद के मोर मेगा स्टोर को भुगतान करने के समय उपभोक्ता पर कैरी बैग का अतिरिक्त चार्ज लगाने के व्यापार को अनैतिक तरीका बंद करने के लिए कहा है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हैदराबाद ने माना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(r) के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए उपभोक्ता को एक विज्ञापन एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आयोग की एक बेंच ने कहा, प्रतिवादी अपनी कंपनी के लोगो वाले प्लास्टिक बैग बेच रहे हैं जिसके कारण वो अपने विज्ञापन के उपकरण के रूप में शिकायतकर्ताओं का उपयोग कर रहे हैं। ये सेवाओं की भ्रामक प्रकृति के अलावा निष्पक्ष व्यापार व्यवहार को अपनाने के बजाय उनको भ्रामक चीजों की ओर ले जाता है। ऐसी हरकतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आयोग कानून के एक छात्र बागलेकर आकाश कुमार द्वारा दायर एक शिकायत पर विचार कर रहा था। आयोग ने बिग बाजार बनाम साहिल टावर मामले में NCDRC के एक हालिया फैसले पर भरोसा किया जिससे बिग बाजार को कैरी बैग कंपनी के लोगों की अतिरिक्त शुल्क लगाने से रोक दिया गया था। आयोग ने माना कि भुगतान काउंटर पर कैरी बैग की कीमत का खुलासा करना भी निष्पक्ष ट्रेड प्रैक्टिस के बराबर है। बेंच ने कहा, उपभोक्ता अधिकारों के एक मामले के रूप में उपभोक्ता को जानने का अधिकार है कि कैरी बैग के लिए अतिरिक्त लागत होगी और कैरी बैग के साइलेंट डायरेक्शन और कीमत को जानने के लिए वो किसी विशेष रिटेल आउटलेट के संरक्षण के लिए अपनी पसंद के निर्णय लें, इससे पहले कि वो रिटेल आउटलेट से खरीदारी के लिए अपने सामान का चयन करें। NCDRC ने कहा कि प्राइमरी नोटिस के बिना भुगतान काउंटर पर कैरी बैग के लिए अतिरिक्त लागत चार्ज करना एक अनुचित व्यापार अभ्यास है। एडवोकेट के चैतन्य मोर मेगा स्टोर के लिए पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि कैरी बैग के लिए 3 रुपए का शुल्क लेना किसी भी कानून के तहत निषिद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने कभी भी ग्राहकों को कैरी बैग खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया और कैरी बैग खरीदना ग्राहकों का अपना फैसला होता है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि कंपनी के लोगो वाले कैरी बैग का शुल्क लेने के मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को 15,000 रुपए का भुगतान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरिफ मजीद को दी गई जमानत को बरकरार रखा है जिस पर आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने का आरोप है। न्यायालय ने विशेष अदालत मुंबई की सुनवाई के मामले को खारिज कर दिया है जो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे हैं। जस्टिस SS शिंदे और मनीष पितले के खंडपीठ ने NIA द्वारा विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ अपील में फैसला सुनाया जिसमें मेरिट के आधार पर माजिद को जमानत दी गई थी। आपको बता दें कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए माजिद को 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और मुकदमे की लंबी पेंडेंसी दी गई है। न्यायालय ने माना है कि जमानत को कड़ी शर्तों के अधीन रखा जा सकता है। माजिद को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। उन्हें अपने परिवार के साथ ही अपने आवासीय घर में रहने के साथ ही पहले 2 महीने के लिए दिन में 2 बार निकटतम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। मजीद को मीडिया को कोई भी बयान देने और सोशल मीडिया पर मामले से संबंधित कुछ भी पोस्ट करने से रोक
दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आदेश पारित होने के तुरंत बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने अनुरोध को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कथित तौर पर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया की यात्रा करने वाले मस्जिद को नवंबर 2014 में सीरिया से लौटने के बाद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। मस्जिद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 125 सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना के साथ साथ धारा 16 आतंकवादी अधिनियम की सजा और धारा 18 यूएपीए की साजिश के तहत ही मामला दर्ज किया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए शिवालिक हाथी रिजर्व के प्रस्तावित क्षेत्र को बदल दिया जाता है तो पर्यावरणीय नुकसान होगा और इसके साथ ही हाथी को आबादी पर भी इसका अनुचित प्रभाव पड़ेगा। दरअसल चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड करते हुए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के प्रस्तावित क्षेत्र में बदलाव या डी नोटिफाई करने के आदेश पर रोक लगा दी है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के उल्लंघन के अंदर सरकार द्वारा आदेश पारित किया गया था, जो किसी भी आरक्षित क्षेत्र को हटाने से पहले राज्य को केंद्र सरकार से अनुमति लेने के लिए बाध्य करता है। कोर्ट ने कहा कि अगर अधिसूचना को संचालित करने की अनुमति दी गई थी तो यदि हवाई अड्डे के विस्तार के उद्देश्य से एलिफेंट रिजर्व के प्रस्तावित क्षेत्र को बदल दिया जाता है तो पर्यावरण और हाथी आबादी दोनों के लिए एक अपूर्णीय क्षति होगी। 24 नवंबर 2020 को उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में एक बैठक में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए शिवालिक रिजर्व के प्रस्तावित क्षेत्र को बदलने डी नोटिफाई करने की सिफारिश की थी। इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। 8 जनवरी 2021 को अदालत ने दिए गए सप्ताह पर 4 सप्ताह के लिए निरस्त करने की सिफारिश पर रोक लगा दी थी। हालांकि उसी दिन सरकार ने शिवालिक हाथी रिजर्व को पुनः आरक्षित करने की अधिसूचना जारी कर दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.